यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। है ना, हमारा जो क्वेश्चन होगा राइट नोट ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो इसके लिए पहले हम इस बात को समझें कि आखिर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है ना। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CFT। ठीक है बच्चों, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी का पहला पॉइंट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू CFT द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज आयोनिक। आयोनिक मतलब ये आयंस के द्वारा जुड़ती है, एंड इट टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन CMI एंड लिगेंड। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होती है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट CFT का पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है बच्चों द बॉन्डिंग बिटवीन CMI यानी सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड और लिगेंड के बीच में कहाँ, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज आयोनिक, इज प्योरली आयनिक, पूरी तरह से आयनिक होता है, इज प्योरली आयनिक। और कैसे होता है भाई, टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड टेक्स प्लेस ड्यू टू electrostatic force of attraction between them and takes place due to electrostatic force of attraction between them, electrostatic force of attraction between them। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, पहला पॉइंट हमारा वेरी मच क्लियर हो गया कि दी बॉन्डिंग बिटवीन CMI इन ए सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, और जो लिगेंड जो जुड़ता है वो पूरी तरह से आयोनिक होती है, इज कंप्लीटली आयोनिक होती है। और कैसे होती है, एंड टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, अब क्लियर। चलिए बच्चों, दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा, जब तक ये आपको बताऊँगा नहीं, जब तक आपके दूसरे पॉइंट समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, है ना, पढ़ा है तिवारी सर, हमने भी पढ़ा है। पहले वाले का नाम होता है dxy, दूसरे वाले का नाम होता है dyz, तीसरे वाले का नाम होता है dxz, चौथे वाले का नाम होता है dx2-y2 और पांचवें वाले का नाम होता है dz2। समझ में आ गया सबके? ये देख लीजिए, d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। देखिए 1 2 3 4 5, सेकेंड पॉइंट 5 हो गए, क्लियर। ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, ये डीजेनरेट होते हैं, डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स। तिवारी सर इसका मतलब क्या होता है, डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स मतलब इस पांचों की एनर्जी इक्वल होती है। ये पांचों जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर ऑफ इक्वल एनर्जीज। ये पांचों जो बच्चों d ऑर्बिटल्स होते हैं, इन d ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। अब इनके शेप और देख लो, अगर हम इनका शेप देखें तो इनका शेप और देख लो, इनका चित्र देख लो भाई, ये कैसे होते हैं। 3 तो d ऑर्बिटल ये हो गए, पहले वाले का नाम dxy, दूसरे वाले का नाम dyz, तीसरे वाले का नाम dxz। xy है तो ये x और ये y, yz है तो ये y ये z, xz है तो ये x ये z। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बच्चों, ये 3 के बनाए, dxy dyz dxz। चलिए भाई, इनके ऑर्बिटल देखो, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में। dyz का भी जो ऑर्बिटल होता है ये भी बिटवीन द एक्सिस होता है, dxz का जो ऑर्बिटल होता है वो भी बिटवीन द एक्सिस होता है। कोई दिक्कत भाई, जल्दी बताओ। नहीं, अब बचे 2, इन 2 का चित्र देखो बच्चों, ये x ये y और लास्ट वाला z। ये किसका चित्र बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं dxy का। ये किसका, नहीं सॉरी, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, ये मैं बना रहा हूं dx2-y2 का। ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं बच्चों, ये बना रहा हूं dx2-y2 का, और ये डायग्राम होगा dz2 का। x2 y2 क्या होगा,
एक्स एक्सिस पर ऑर्बिटल बनेगा, वाई पर बनेगा, ये कहाँ पर बनेगा, जेड एक्सिस पर बनेगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 ऑर्बिटल और इन 2 ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस है, हालांकि तीनों 5 डिजेनरेट हैं, 1 2 3 4 5 ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 की एनर्जी इक्वल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस है, यहाँ भी बिटवीन, यहाँ भी बिटवीन, यहाँ भी बिटवीन, इनका जो ओरिएंटेशन है वो ऑन द एक्सिस है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। बोलो भाई कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पॉइंट में मैं आपको क्या लिखवाऊंगा, इसको अच्छे समझ लीजिए, चाहो तो इसको पॉज करके इसको अपने कॉपी में बना भी लेना। बच्चों दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पॉइंट को, ठीक है, सेकंड पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये क्या कहता है सुनिए, व्हेन लिगेंड, जो जुड़ने वाले जब लिगेंड है, अप्रोचेस द डी ऑर्बिटल ऑफ CMI, जो भाई जुड़ता कौन है, इन खाली डी ऑर्बिटल में कौन जुड़ेगा, लिगेंड जुड़ेगा। लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। व्हेन द लिगेंड अप्रोचेस द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, देन रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन लोन पेयर ऑफ लिगेंड एंड दिस डी ऑर्बिटल। लिगेंड के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में और जो डी ऑर्बिटल है इसके बीच में रिपल्सन होता है। इसके कारण क्या होता है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इज इंक्रीज्ड। जब इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों तो अब क्या होगा, डिजेनेरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट। इनकी जो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी ना वो खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, इन दोनों की एनर्जी अलग हो जाती है, इन तीनों की एनर्जी अलग हो जाती है, इन दोनों की एनर्जी अलग हो जाती है। तो जब इनकी डिजेनेरेसी अलग हो जाएगी तो दे डिवाइड इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी। एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इन 3 की एनर्जी ज़्यादा हो गई, इन 2 की एनर्जी कम हो गई। तो इस एनर्जी के डिफरेंस से क्या होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं। इन 3 का जो ऑर्बिटल होता है वो अलग हो जाता है, इन 2 का जो ऑर्बिटल्स है वो अलग हो जाता है। ये दोनों अलग ऑर्बिटल्स के हो जाते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को बोलते हैं बच्चों T2G, 3 फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, है ना। अगर कोई बोले भाई इन तीनों को काय से रिप्रेजेंट करेंगे, T2G का मतलब क्या होता है, 3 फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन 2 को हम लिखते हैं EG मतलब 2 फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ये जो डिफरेंस आ गया एनर्जी का, इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस आ गया उसको हम बोलते हैं CFSE। एनर्जी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई बताओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया, ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। इसकी फोटो ले लीजिए। अब मैं इसकी थ्योरी लिखने जा रहा हूँ, बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको थ्योरी लिखवाता ये चीज़ आपके समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पूरा डायग्राम ही बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों, व्हेन लिगेंड्स, जब जो लिगेंड्स है अप्रोचेस द डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अप्रोचेस मतलब उसके करीब जाता है, व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस द डी ऑर्बिटल्स ऑफ CMI का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की तरफ जाता है तो क्या होता है भाई, क्या होता है, होता ये है कि डी ऑर्बिटल देन इट इज रिपेल्ड बाय, इट मतलब कौन, डी ऑर्बिटल, इट इज रिपेल्ड बाय, धक्का दिया जाता है, रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स, इट इज रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको धक्का देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच जिसके कारण क्या होता है, डिजेनरेसी, जो इक्वल लेवल एनर्जी थी ना वो खत्म हो जाती है, ड्यू टू विच एनर्जी इज इंक्रीज्ड, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, किसकी, डी ऑर्बिटल की, ड्यू टू विच एनर्जी ऑफ, बढ़ जाती है भाई एनर्जी, डी ऑर्बिटल की बढ़ जाती है, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर इंक्रीज्ड, एनर्जी बढ़ जाती है, एंड डिजेनरेसी इज लॉस्ट, जो इक्वल थे वो खत्म हो जाते हैं, एंड डिजेनरेसी इज लॉस्ट, डिजेनरेसी
इज लॉस्ट, डिजेनरेसी इसकी खत्म हो जाती है। क्यों ये डिजेनरेसी खत्म क्यों होती है? ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी। डिजेनरेसी इज लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी, ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी, ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ कौन से ऑर्बिटल में बेटा? ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज CFSE, इज कॉल्ड एज CFSE। तो ये जब डिफरेंस आ जाती है तो क्या होता है? देयरफॉर डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट्स अप इनटू टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट अप, टूट जाते हैं, स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, टू सेट्स ऑफ बोलो ऑर्बिटल्स। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में, इसको हम बोलते हैं CFSE। दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी, दिस डिफरेंस, ये जो एनर्जी के बीच में डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स is called CFSE, is called crystal, इसका देखिए is called crystal field splitting energy, is called crystal field splitting energy। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बच्चों? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बच्चों हम शॉर्ट में लिखते हैं CFSE। कभी कभी बच्चों हम इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। एक बार दूसरे पॉइंट को फिर से समझिए। जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल की तरफ जाता है तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी डिजेनरेसी खत्म हो जाती है, वो बराबर नहीं रह पाते अब, क्योंकि दोनों सेट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये दो सेट्स में टूट जाते हैं। मैंने बताया था एक 3 अलग हो जाते हैं और 2 अलग हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है दो डी ऑर्बिटल के बीच में, दो सेट्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पॉज करिए बच्चों और पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट देखिए भाई। अगले पॉइंट में हम लिखते हैं बच्चों ये जो दो सेट्स होते हैं डी ऑर्बिटल के, वो कौन कौन से दो सेट्स होते हैं डी ऑर्बिटल के? पहला होता है T2G और दूसरा होता है EG। तो अब हम ये लिख सकते हैं तीसरा और आखिरी पॉइंट, द डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इनटू टू सेट्स ऑफ बोलो बेटा ऑर्बिटल्स। पहला सेट क्या होता है? वो 3 ऑर्बिटल का होता है ना। पहला नंबर है सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स, सेट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल बोलो? DXY मैंने बताया था, DYZ एंड DXZ। बच्चों ये जो 3 ऑर्बिटल्स हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे बोलो? कौन कौन से होंगे बोलो बच्चों? ये जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे ये कौन कौन से होंगे? वो होंगे DXY, DYZ, DZZ। जो कहाँ ओरिएंट होते हैं? विच ओरिएंट बिटवीन द एक्सिस, विच ओरिएंट बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस के बीच में ओरिएंट होते हैं, एंड इज कॉल्ड उनका एक नाम है, उनको मालूम है क्या बोलते हैं? 3-fold डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। बच्चों इनको हम बोलते हैं 3-fold, थ्री-फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हम बोलते हैं 3-fold डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं? T2G। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों 3-fold डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, और हमको रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं बोलो? T2G। नंबर बी दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बच्चों सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। ये 2 ऑर्बिटल्स का सेट होता है। कौन कौन से 2 ऑर्बिटल्स होते हैं भाई बताओ? इसमें होता है DX2-Y2 एंड DZ2 विच ओरिएंट ऑन द एक्सिस। इनका जो ओरिएंटेशन होता है बच्चों, विच ओरिएंट ऑन द एक्सिस,
जो एक्सिस पर ओरिएंट होते हैं। एंड इज कॉल्ड, और इनका जो नाम होता है बच्चों, एंड इज कॉल्ड टू फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं टू फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसको हम रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं बच्चों? इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? ईजी से। तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। दो सेट में टूटता है, dxy, dyz, dz का एक सेट होता है, उसको हम थ्री फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको हम थ्री फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं T2g से। दो ऑर्बिटल का सेट होता है जो ऑन द एक्सिस होता है, इसे हम टू फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ईजी से। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इज इट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े बच्चों तो मैं आपको एक डायग्राम बनाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ डायग्राम फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ड्रॉ डायग्राम फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी भाई? किसकी? ऑफ डी ऑर्बिटल्स in an octahedral complex। बच्चों इसको शॉर्ट में मालूम है कि अपन क्या लिखते हैं? डेल जीरो। अगर कहीं भी बच्चों हमारा लिखा है डेल जीरो, वो मतलब मालूम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो है ना, ये जीरो नहीं है एक्चुअली, ये ओ है। तो डेल ओ मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं बच्चों। हमारा आंसर, हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। बताओ बच्चों एनर्जी क्या हो रही है? बताओ जल्दी बताओ, एनर्जी क्या हो रही है? ये एनर्जी का डायग्राम है। बताओ भाई एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है? तिवारी सर एनर्जी बढ़ रही है। बिल्कुल सही बोला बच्चों। ये हमारा डी ऑर्बिटल है, ये हमारा डी ऑर्बिटल है। बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में? 1 2 3 4 5। ये तीनों T2g हैं प्लस ये दोनों Eg हैं। ये दोनों 1 2 3, ये T2g हो गया और 1 2 ये Eg हो गया। ये डायग्राम नंबर 1 हो गया। ये जो स्टेट है बच्चों, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये वो स्टेट है जब हमारा जो लिगेंड है वो डी ऑर्बिटल से अप्रोच नहीं कर रहा है, उस डी ऑर्बिटल की जगह नहीं जा रहा है। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल की तरफ गया। हमारा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल की तरफ गया। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन बच्चों डी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा तो अब डी ऑर्बिटल जो होगा वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर से यही हो गया T2g प्लस Eg। ये 3 T2g हो गए और ये 2 Eg हो गए। ये जो स्टेट थी बच्चों, ये उनकी हो गई एक्साइटेड स्टेट। और ये जो लेवल 1 था ये तुम्हारा हो गया लेवल 2। ये लेवल 2 हो गया। अब जैसे ही ये लेवल आता है, यानी एक्साइटेड स्टेट वाला लेवल आता है बच्चों, ये जो होते हैं ये फिर से 2 में टूट जाते हैं। ये फिर से 2 में टूट जाते हैं। पहला वाला जो बनता है ये 2 सेट का ऑर्बिटल बनता है। दूसरा वाला जो बनता है ये 3 सेट का ऑर्बिटल बनता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऊपर वाला 2 सेट का ऑर्बिटल बन गया, नीचे वाला आपका बच्चों 3 सेट का ऑर्बिटल बन गया। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं। ये तीसरी स्टेट हो जाती है बच्चों हमारी। ऊपर वाला कहलाता है Eg और नीचे वाला कहलाता है T2g। चलो भाई बताओ एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर तीनों थे, T2g Eg थे। ये वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट थी। हमने एनर्जी दिया, एनर्जी से ही एक्साइटेड स्टेट में चले गए। इनकी एनर्जी बहुत हाई हो गई, इसलिए दोनों टूट गए। ये वाली स्टेट क्या कहलाती है बच्चों? बताओ Eg। ये वाली स्टेट क्या कहलाती है? T2g। फुल फॉर्म बताइए Eg का? टू फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसको हम बच्चों बोलते हैं टू फोल्ड डिजेनरेट मतलब इनकी एनर्जी इक्वल होती है। टू फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसका फुल फॉर्म होता है थ्री फोल्ड
3 फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। बिल्कुल सही। इन दोनों के बच्चों बीच वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है तो बिल्कुल दोनों के बीच से जा रही है, इसको हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज। यहां मैं लिख रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी लेवल। एवरेज एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत? बच्चों इस लेवल को हम नो स्प्लिटिंग स्टेट भी बोलते हैं, है ना। इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको हम बोलते हैं नो स्प्लिटिंग स्टेट। नो स्प्लिटिंग स्टेट। कभी कभी हम इसको एक और बोलते हैं बारी सेंटर। BARI बारी, CENTRE। इन दोनों के बीच का जो लेवल होता है बच्चों, उसके 3 नाम हो सकते हैं। नंबर 1 एवरेज एनर्जी लेवल, तो भी सही है तिवारी सर। नो स्प्लिटिंग स्टेट, तो भी सही है तिवारी सर। बारी सेंटर, तो भी सही है तिवारी सर। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, ये होता है +0.6 del 0। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो होता है +0.60। कितना होता है बच्चों? वो होता है +0.60, है ना। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, 0.60 लिख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, लाइन के ऊपर प्लस, लाइन के नीचे माइनस, होता है -0.40 del 0। क्रिस्टल या 0 का दो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर कोई आपसे बोले भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है बच्चों 10 dQ का, 10 dQ का, है ना। ये 6 और ये 4, तो 6 4 10 हो गए। ये जो प्लस माइनस है ना, लाइन के ऊपर प्लस, लाइन के नीचे माइनस। dQ का मतलब क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछे भाई dQ का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, क्वांटा यूनिट होती है। तो समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब मुझे बताइए, del 0 मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चों आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एनर्जी भरनी है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? T2G में, क्योंकि T2G की एनर्जी कम होती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? EG में। क्यों? क्योंकि EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। वहाँ देखिए, तो पहले T2G भरोगे और फिर EG भरोगे। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ड्रा डायग्राम फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अच्छे से उतारिएगा, समझ के उतारिएगा, टेंशन न लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तिवारी सर कैसे हो जाता है बताऊंगा मैं आपको। इसको लिखे रहने दीजिए, ये भी लिखे रहने दीजिए, केवल वो T2G और EG बदल जाएगा। देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, ड्रा डायग्राम फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल की जगह बच्चों यहाँ पे चेंज हो गया, del 0 यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आ गया बच्चों इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्रा यानी ये हो जाएगा del T। del T क्या हो गया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा बच्चों? ये भी टूटेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? ये फिर से टूटेगा। लेकिन अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो जाएगा। अब कैसे टूटेगा? देखिए अब कैसे टूटेगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। केवल चीज़ों को बदल दीजिए। पहले ऊपर अपन ने 2 लिखे थे, अब ऊपर 3 कर दीजिए। पहले हमने नीचे 3 लिखे थे, अब नीचे 2 कर दीजिए। पहले हमने ऊपर EG लिखा था, अब ऊपर T2G कर दीजिए। नीचे क्या आ जाएगा? EG आ जाएगा। बीच वाली स्टेट तो सेम रहेगी, एवरेज एनर्जी लेवल या नो स्प्लिटिंग स्टेट या बारी सेंटर। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई बताइए? ये हो जाएगा +0.4 del T, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -0.6 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस अभी भी 10 की dQ होगा। तो डिफरेंस तो बड़ी प्यारी तरीके से बच्चों आपके समझ में आ गया कि अगर तिवारी सर अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो T2G की एनर्जी ज़्यादा होगी, EG की एनर्जी कम होगी। पहले EG भराएगा फिर T2G भराएगा। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये 2 EG ऊपर चले जाएंगे, ये 2 T2G नीचे आ जाएंगे। तो पहले वहाँ पे T2G भराएगा और फिर EG भराएगा। अब किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं बच्चों, हम इसके बाद देखेंगे। कहाँ देखेंगे बच्चों?
हम इसके बाद देखेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो इसी पर बेस्ड आता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, जो मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है बच्चों, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैं आपको लिखने जा रहा हूं, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कभी कभी बुक पेपर में लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बात एक ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, क्वेश्चन समझिएगा, है ना, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स या डी आयंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कंडीशन ध्यान रखिए, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन डेल जीरो समझते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, डेल जीरो का फुल फॉर्म में लिख देता हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन पी मतलब कौन सी एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ये बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, किसकी, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन डेल जीरो यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन पी यानी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब पेपर में किसी के लिए भी आ सकता है, मैं सारे दिख रहा हूं, डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं, 2 ही आते हैं। बच्चों ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन बच्चों हमारी बनती है जब हमारा जो लिगेंड होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तब जाकर हमारी ये कंडीशन बनती है। ये मैं आंसर लिख रहा हूं। अगर बच्चों हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो बताइए लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा। यहां पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कोई पूछे कि भाई ये कंडीशन कब बनती है, तो हम ये कहेंगे ये वाली जो कंडीशन है डेल जीरो इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये तब बनती है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो। खैर जाने दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चों हमने लिखा डी इलेक्ट्रॉन्स यानी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है डेल जीरो इज ग्रेटर देन पी। अब बच्चों ये हेडिंग हो गई, ये सारी की सारी हेडिंग हो गई, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 होते हैं। पहले हमने लिखा D1, फिर लिखा D2, फिर लिखा D3, फिर लिखा D4, फिर लिखा D5, फिर लिखा D6, फिर लिखा D7 तक आ गया, है ना। मैं सोच रहा हूँ एक ही में पूरे आ जाएं, D7। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा छोटा लिखने की, इसको थोड़ा ऊपर लिख दें ताकि पूरा का पूरा सेट एक ही में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ डी इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए आपके डी इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना होता है पेपर में 1 से लेकर 10 तक नहीं आता लिखने को। पेपर में कोई भी आपसे एक पूछ सकते हैं, D1 का लिखो या D2 का लिखो या D3 का लिखो, तो पेपर में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए लिखते हैं बच्चों, पहले ये D1 लिख रहा हूँ, फिर D2, फिर D3, फिर D4, फिर D5, फिर D6, फिर D7, फिर D8, फिर D9 और फिर D10। ये मैं लिख रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। अच्छा, D1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये बताइए इसके कॉन्फ़िगरेशन में हम T2G EG तो लिखना ही है, चलो हमने लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया T2G EG, ये सब में लिखना है। यहाँ भी लिख दिया T2G EG, T2G EG, ये तो सब में लिखना है। T2G EG, T2G EG, T2G समझिए EG, T2G EG, T2G EG, T2G EG, T2G EG, सब में लिख दिया। अब हमें भरना है इनको। बच्चों इनको भरेंगे कैसे? कंडीशन देखिए, हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है del 0 इज ग्रेटर देन P। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, हमारी जो कंडीशन है वो ये है del 0 इज ग्रेटर देन P। ये हम कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहे हैं ना, उसकी कंडीशन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। चलिए बच्चों मुझे बताइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G कहाँ होता है? तिवारी सर T2G नीचे होता है, मैं डायग्राम बताया था। EG कहाँ होता है? EG ऊपर होता है। तो पहले T2G भरेगा फिर EG भरेगा। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए 1 2 3 है ना, ये तुम्हारा हो गया T2G और 1 2 ये तुम्हारा हो गया EG, यही है ना बच्चों? हाँ। अब जब हम यहाँ भरते हैं तो कैसे भरते हैं समझिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया, छठवां इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले आप T2G को पूरा भर दोगे क्या? ऐसा करोगे क्या? बताओ भाई, पहले आप T2G को पूरा भर दोगे? पहले ऐसा करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, जब ये वाली कंडीशन होगी, पहले हम क्या करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया, T2G में एक भर दिया, EG में एक भर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर सब में एक एक भरेंगे। एक तो ये प्रॉपर्टी बनती है कि पहले सब में एक एक भर दो, फिर सबकी पेयरिंग भर दो। और दूसरी प्रॉपर्टी ये बनती है बच्चों कि पहले आप T2G को पूरा भर दो और फिर EG को भरो। तो इस वाली कंडीशन में देखिए, बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ मैं जो आप भूल जाओगे। इस वाली कंडीशन में पहले हम T2G को पूरा भरते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले T2G भरते हैं। देखो यहाँ भर रहा हूँ, यहाँ पे भर रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। T2G 1, T2G 2, यही वाली चीज़ चल रही है। T2G 3, T2G 4, T2G 5, T2G 6। EG में क्या होगा? 0 0 0 0 0 0। ये वाली कंडीशन आ गई, आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। यहाँ बोलो, यहाँ देखते जाओ कितने अनपेयर्ड हैं तिवारी सर? 1 अनपेयर्ड है। इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे? 2। इसमें कितने अनपेयर्ड होंगे? 3। 1 2 3। 3 के बाद बच्चों देखो, 1 में 1 अनपेयर्ड, 2 में 2 अनपेयर्ड, 3 में 3 अनपेयर्ड, चौथे में 2 अनपेयर्ड, पांचवें में 1 अनपेयर्ड, छठवें में 1 भी नहीं। तो चौथे में कितने अनपेयर्ड होंगे? 2। पांचवें में कितने होंगे? 1। छठवें में कितने होंगे? 0, 1 भी अनपेयर्ड नहीं होंगे। अब तुम्हारा T2G भर गया 6। 6 के बाद आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा 7 8 9 10, यानी T2G 6 EG 0। अब T2G 6, 6 तो सब में रहेंगे क्योंकि 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। EG 1, T2G 6 EG 2, T2G 6 EG 3, T2G 6 EG 4। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इसमें कितने होंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 1। इसमें कितने होंगे? 0। समझ में आ गया अच्छे से? पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट with d electron 4 having del 0 is greater than P। तो आपको केवल ये D4 की जो कंडीशन है T2G 4 EG 0 ये लिखना है बस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो आप बता दो इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं। बच्चों बहुत अच्छी चीज़ बताया, ध्यान से सुन लीजिए। पहले जब ये कंडीशन होगी, सबसे पहले आप T2G वाले को भरोगे, T2G वाला पूरा भर जाएगा, फिर आप EG वाले को पूरा भरोगे, है ना। कौन सी कंडीशन में? ये कंडीशन है व्हेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन P। नोट कर लीजिए बच्चों, इस पूरी चीजों को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन है बच्चों
अगली कंडीशन के लिए क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने यहां पे del 0 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, मैंने उल्टा कर दिया। ये वाली कंडीशन अपोजिट हो गई। अब जब ये अपोजिट हो गई तो ये जो तुम्हारा लिगेंड था, जो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, अब ये तुम्हारा हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड हो जाएगा बच्चों? ये तुम्हारा हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। वीक, मैंने स्ट्रॉन्ग की जगह क्या लिख दिया? मैंने स्ट्रॉन्ग की जगह लिख दिया वीक फील्ड लिगेंड। फिर इसके बाद जो तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, अब ये लो स्पिन की जगह तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों ये मैंने मिटा दिया, देखिए ये मिटा दिया। बच्चों पॉज कर लेना, रह जाएगा नहीं तो वो पॉज कर लेना, पॉज करके लिख लेना। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब ये देखो, अब क्या होगा? अब ऑक्टाहेड्रल है, कम एनर्जी T2G की होती है, ज़्यादा एनर्जी Eg की होती है। चलो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये 3 तुम्हारे T2G थे और ये 2 तुम्हारा Eg था। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे बच्चों, जब आप लोग इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले सब में एक एक भरोगे, 1 2 3 4 5। देखो भरते हैं। तैयार हो जाओ मेरे साथ पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ। D1 का होगा T2G1 Eg 0, ये 2 Eg 0, ये 3 Eg 0। 3 भर गए। अब 3 के बाद Eg में आएंगे, T2G3 Eg1, भाई 3 Eg1, फिर T2G3 Eg2, तो T2G3 Eg2। अब क्या होगा? 5 के बाद क्या होगा? छठवां, यानी T2G4 Eg2, फिर ये क्या हो जाएगा? T2G5 Eg2। अब क्या हो जाएगा? T2G6 Eg2। अब क्या होगा? T2G6 Eg2। अब क्या होगा? T2G6 Eg3। अब क्या होगा? T2G6 Eg4। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये कब होगा बच्चों? ये हम तब लिखेंगे जब हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। पेपर में पूरा लिखने को नहीं आता। पेपर में वो लिख सकते हैं कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D5 इलेक्ट्रॉन्स या D6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 आ गया तो आपको सिर्फ 6 का लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बच्चों आपका कि जब आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की होगी वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, तो आप ये लिखोगे। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, पॉज करिए और पॉज करके बच्चों इस चीज़ को नोट करिए बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से, है ना, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करने का, बिल्कुल इत्मीनान से इसको आप नोट करिए। अब बच्चों हमने ये तो लिख लिया था इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर करिए। किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पर 4 होंगे, यहाँ पर 3 और 2 5 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे बोलो? यहाँ 4 होंगे। क्यों? देखो ना, T2G और Eg लिख के देखो, ये हम बनाते हैं। ये तुम्हारा T2G और ये तुम्हारा Eg। T2G में कितने हो रहे हैं? 4, तो 1 2 3 4। Eg में कितने हो रहे हैं? 2, 1 और 1 2, तो ये 4 अनपेयर्ड हो गए, 4 हो गए। 5 2, अगर मैं 5 भर दूँ तो 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे, 6 भर दूँ तो 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे, 7 भर दूँ तो 1 अनपेयर्ड हो जाएगा, और 8 और 6 7 8 9 भर दूँ और 10 भर दूंगा तो 0 अनपेयर्ड हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी टैली कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं बच्चों। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ d इलेक्ट्रॉन व्हेन इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। अब बच्चों हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जगह पे क्या कर देते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जगह पे हम कर देते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, d इलेक्ट्रॉन्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कंडीशन क्या लिख रहे हैं? कंडीशन ध्यान रखिएगा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हेन डेल टी का फुल फॉर्म मालूम है क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेल टी का फुल फॉर्म। डेल टी का तुम्हारा जो फुल फॉर्म है बच्चों, डेल टी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा। और पी का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब del T इज ग्रेटर देन P, ये लिखना है बच्चों। ये वाली कंडीशन कब लगती है, मैंने बताया था इस कंडीशन के लिए दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, हमारा जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और नंबर टू ये कंडीशन तब लगती है जब हमारा जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। इन दो कंडीशंस के अंदर बच्चों, इन दो कंडीशंस के अंदर ये वाली कंडीशन लगती है। अब क्या होगा, जब मैंने आपको इसका चित्र बनवाया था बच्चों, तो इसके डायग्राम में क्या था कि हमने नीचे जो एनर्जी लिखी थी वो लिखी थी T2G की। T2G की एनर्जी कम थी और Eg की एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। अगर आपको याद हो तो T2G की एनर्जी कम थी और Eg की एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हम पहले क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ पर पहले हम Eg भरेंगे, Eg। जब पूरा का पूरा Eg आपका भर जाएगा तब हम T2G को भरना शुरू करेंगे। चलिए भरते हैं भाई, पहले Eg को भरते हैं, है ना। यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ देखो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 3 मैंने बना दिया T2G के बच्चों और ये 2 बना दिए मैंने Eg के, है ना। पहले किसको देखो लिखेंगे सीधा ही T2G Eg, पहले T2G लिखेंगे फिर Eg लिखेंगे। लेकिन जब भरने का काम करेंगे तो जब तक पूरा Eg नहीं भर जाएगा बच्चों, जब तक हम T2G को नहीं भरेंगे। क्लियर, बताओ भाई, चलो शुरू करते हैं। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4। अब देखो Eg1 Eg2, तो ये हो गया Eg1 Eg2। 1 है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, 1। 2 है तो कितने हो गए, 2। अब Eg3, जब हमने Eg3 लिखा बच्चों तो कितने अनपेड हो गया, 1। अब हमने लिखा Eg4, Eg4 लिखा तो कितना हो गया, 0। T2G ये तो 0 ही 0 चलेगा, ये सारा 0 चलेगा। अब ये पूरा भर गया, अब T2G में आ जाओ। जब आ जाएंगे तो ये हो जाएगा Eg4 T2G1, Eg4 T2G1। बच्चों यहाँ Eg पहले क्यों भरते हैं, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताया था तो मैंने नीचे लिखा था T2G को, आप डायग्राम देख सकते हैं, और ऊपर लिखा था Eg T2, नीचे लिखा था Eg को और ऊपर लिखा था T2G को। तो पहले अपन ने Eg भरा। अब Eg4 T2G2, ये हो गया Eg4 T2G3। तो यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर Eg4 T2G4, Eg4 T2G5, Eg4 T2G6। तो यहाँ पर कितने 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए थे, यहाँ हो जाएगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों नोट कर लीजिए, हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो पूरे बनाने को आ सकता है जो कभी नहीं आता, कोई एक आता है बच्चों, राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन of d electrons in tetrahedral complex when del T greater than P for d7 electrons या d4 electrons या d3 electrons। तो आपको ये लिखना पड़ेगा बस Eg1 T2G0। अगर d4 के लिए पूछे Eg4 T2G0, अगर d8 के लिए पूछे Eg4 T2G4। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम बच्चों किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, हमें चीज़ बिल्कुल शार्प नज़र आनी चाहिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाता है बच्चों, पॉज करिएगा, नोट करिएगा, ये चेंज हो गया, लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी हो गया, है ना। अब पूरी की पूरी कंडीशन बदल जाएंगी, ये 0 यहाँ से हट जाएगा, सारे 0 हट जाएंगे जो 0 लगे थे। मैंने सारे 0 हटा दिए बच्चों, देखो ये पूरे हटा दिए, ये भी हटा दें भाई, कंडीशन बदल जाएगी। पहले हमने Eg पूरा भरा था और जब Eg पूरा भर गया था तो फिर T2G भरा था। यहाँ क्या करेंगे, है ना, ये पूरे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन भी अब हटा देंगे, नए सिरे से काम शुरू करेंगे। चलिए भाई, ये T2G हो गया, बिल्कुल सही सर, ये तुम्हारा Eg हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2, यानी Eg1 T2G0 ब्लैक से लिखते हैं ताकि हमें दिखाई दे, नहीं तो इससे दिक्कत होती है। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या लिखा बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। Eg1 T2G0, Eg2 T2G0। अब यहाँ जाओ, Eg2 T2G1, Eg2 T2G2, Eg2 T2G3, 3 हो गया।
अभी भर गया। अब फिर से Eg पे आओ, Eg3 T2G3, Eg4 T2G3, 4, अब 4 हो गया तो पूरा भर गया। Eg4 T2G4, Eg4 T2G5, Eg4 T2G6, कंप्लीट हो गया। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2, नहीं 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 2 हो गया ना। अब 2 के बाद इसमें कितने अनपेड है? 3, 2 इसमें, 1 इसमें 4, इसमें कितने अनपेड है? 5, इसमें कितने अनपेड है? 5 के बाद 4, इसमें कितने अनपेड है? 2, 3, इसमें कितने अनपेड है? 2, इसमें कितने अनपेड है? 1, इसमें कितने अनपेड है? 0। तो बच्चों हमारे लिए जब हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाली कंडीशन बदल जाती है। ये जो कंडीशन होगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए नहीं होगी, ये होगी वीक फील्ड लिगेंड के लिए। और जब वीक होगा तो ये तुम्हारे हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों इस तरह से हमारे पेपर में जो है, जो हमारी थ्योरी थी, बड़े मीठे तौर पर, बड़े मज़ेदार तौर पर, संक्रांति के लड्डू के हिसाब से हमने इसको बनाया और बना के अपने अंदर डाल लिया। इतने सोफिस्टिकेटेड वे में बच्चों, इतने इजी वे में मैंने आपको बताया है कि इट इज़ नेवर 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 एवर पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट्स टू गो थ्रू लाइक दिस। ठीक है, चलिए, पेपर में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, D4 की, D5 की, D6 की। मैंने आपको पूरे का पूरा उड़ेल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पॉज करिए और अच्छे से समझते हुए नोट करिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है। CFT खत्म हो गई। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? गिव एग्जांपल, गिव एग्जांपल। उसका क्या दो बच्चों? एग्जांपल दो। बच्चों वो कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन, ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन सीधे मेटल से जुड़ता है, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए मैं पहले आपको एग्जांपल दे दूं। बच्चों आपने सुना होगा CH3MgBr का, बोलो क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर मैं इसका नाम लिखूं बच्चों तो मैं लिख सकता हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम इसको प्रेम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। मालूम होगा आप लोगों को सबको, प्रेम से बच्चों हम किसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अगर हम इसको एलोबोरेट करें, इसको तोड़ें, इसको बड़ा बना के देखें, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों? HHMgBr। बच्चों कोई भी ग्रुप जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उसे हम ऑर्गेनिक ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं जी? ऑर्गेनिक ग्रुप। तो बताइए ये जो तुम्हारा CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप हमारा दिख रहा है बच्चों, क्या ये ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं है तिवारी सर? ये ऑर्गेनिक ग्रुप है। तो अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में जो मेटल एटम होता है वो ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, दैट कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें इन विच द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, जिसके अंदर बच्चों इन विच द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, द कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, वही कार्बन और हाइड्रोजन वाला, ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप is directly attached with metal atom, is directly attached with metal atom, is directly attached with metal atom। अगर वो मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बताइए भाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, है कि नहीं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है बच्चों जो मैं यहाँ लिखता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है C2H5(2Zn), इसका नाम क्या है? डाईथाइल जिंक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोल सकते हैं डाईथाइल जिंक। ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि जिंक ऑर्गेनिक ग्रुप से जुड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों C2H5(4Pb), बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। इसको हम बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड। प्रेम से बच्चों हम इसे टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप का जो कार्बन होता है बच्चों, ये मेटल एटम से जुड़ता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पॉज करिए बच्चों, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर देयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर देयर। ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर देयर, कितने टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका एग्जाम्पल दीजिए। बच्चों बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। आंसर पहला होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पहला कौन सा होता है बच्चों, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं बच्चों, अगर ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CHHMgBr, यही है ना। मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई बताओ, मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसको हम CH3MgBr कहते हैं, क्या ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है? है। तो एग्जांपल नंबर 1। दूसरा एग्जांपल C2H5 होल ट्वाइस Zn, ये भी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या नाम है इसका, डाईथाइल जिंक। क्या नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है डाईथाइल जिंक। तीसरा अगर मैं ये लिखूं C2H5 होल 4Pb, इसको अपन बोलते हैं टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, तो ये भी ऑर्गेनो सिग्मा बॉन्डेड है। बच्चों अगर मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो हम उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो हम ये लिख सकते हैं दैट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, OM कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन विच sigma bond is present between metal and carbon atom of organic group अगर उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम उसे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कौन सा कंपाउंड कहते हैं बच्चों, हम उसे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए सारा एग्जांपल। सबसे इंपॉर्टेंट पाई है बच्चों, पाई हमारे पेपर में पूछा जाता है कि पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। चलिए पाई पे चले बच्चों। पाई में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो पहला तो सिग्मा बॉन्डेड था, अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा वाला जो है बच्चों, सेकेंड वाला जो है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पूरी की पूरी डेफिनेशन यही रहेगी, केवल क्या हो जाएगा कि दैट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच सिग्मा की जगह क्या आएगा, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। इसके एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे बच्चों। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल समझिए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए पहला इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों जाइसेस सॉल्ट, बहुत फेमस एग्जाम्पल है बच्चों जाइसेस सॉल्ट। पेपर में कभी कभी इनके स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, पेपर में बच्चों कभी कभी इनके स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं। कैसे, देखिए इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए। इसका स्ट्रक्चर जाइसेस सॉल्ट का ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, बीच में लिखा PT, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। बाहर हो जाता है बच्चों K पॉजिटिव, क्या हो जाएगा K पॉजिटिव। ये क्या होगा PT, एक Cl ये, दूसरा Cl ये, तीसरा Cl ये, 3 Cl हो गया। और ये वाला जो कार्बन होता है बच्चों, ये कार्बन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ जाता है। कितनी प्यारी चीज़, कितनी प्यारी चीज़ है ना, ये जुड़ जाता है, ये हो गया Cl। तो अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये जो बच्चों हमारा स्ट्रक्चर बना इसे हम बोलते हैं जाइसेस सॉल्ट। क्लियर। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है बच्चों, एक कितना प्यारा तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया तरीका है इसको शॉर्ट में लिखने का। देखिए सबसे पहले आप लिख दीजिए K पॉजिटिव, लिख दिया, चलो ठीक है। फिर आप एक काम करिए, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में PT लिखिए। कितने Cl हैं जो पाई बॉन्ड से नहीं जुड़ रहे हैं, तिवारी सर 3 Cl हैं, तो हमने लिख दिया PT Cl3। अब क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, ये Cl है, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है,
2 कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले। हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, तो हम लिखेंगे ईटा2। जितने कार्बन होते हैं, केवल बच्चों 2 स्ट्रक्चर और हमारे बचे हैं। अगर 2 कार्बन होंगे तो हमने लिखा ईटा2 डैश C2H4। ये कंप्लीट हो गया शॉर्ट स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पेपर में आए कि बच्चों जाइसेस सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम इस तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। अगला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं फेरोसीन का। किसका बनाते हैं, फेरोसीन का। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, हमारी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, कई बार हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये। दूसरा फेरोसीन, फेरोसीन। चलिए भाई फेरोसीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। तैयार हो, बिल्कुल तैयार हैं सर। देखिए 2 रिंग बनाते हैं, पेंटागन रिंग होती है। एक रिंग ये हो गई बच्चों, ये न्यूक्लियस हो गया। दूसरी रिंग ये हो गई, इसका भी न्यूक्लियस हो गया। 2 रिंग ये हो गई। दोनों के बीच में बच्चों आयरन आ जाता है। तिवारी सर वो पाई बॉन्ड कहा गया मेटल और कार्बन के बीच में, तो ये पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है। अगर हम इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। शॉर्ट स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, सबसे पहले ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में बनाया Fe, फिर बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 हैं, कितने, वहाँ 2 कार्बन थे, तो हमने लिखा था ईटा2। यहाँ पर कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए हम लिखेंगे ईटा5। जितने कार्बन होते हैं बच्चों उतने हम ईटा लगाते हैं, ईटा5 डैश। 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा ईटा5 C5H5 का होल ट्वाइस। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले Fe था, मैंने Fe लिख दिया। कितने कार्बन है, 5, तो मैंने लिख दिया ईटा5 डैश। 5 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, डैश C5H5 का होल ट्वाइस। क्या नाम है इसका, फेरोसीन। पॉज करिए बच्चों और पॉज करके इसको बनाइए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर में पूछा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल जो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक का है बच्चों, वो क्या है बच्चों, वो है डाइबेंजीन क्रोमियम। वो एग्जाम्पल है बच्चों डाइबेंजीन क्रोमियम का। चलिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ भाई, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। एक बेंजीन ये हो गया, बीच में क्रोमियम आ गया, रिंग से जुड़ा है, और एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ये दोनों जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा है, डाइबेंजीन क्रोमियम। तिवारी सर वो दूसरा वाला बता दो ना। बता रहा हूँ भाई, दूसरा वाला भी बता रहा हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में आएगा क्रोमियम, छोटा ब्रैकेट आएगा। अब ईटा6, 1 2 3 4 5 6, पहले ईटा6 डैश, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो C6H6 इसका होल ट्वाइस, क्योंकि एक ही है होल ट्वाइस। बच्चों पहला वाला जो मैंने आपको बताया था उसको देखिए, हो सकता है आपने ये बनाओ। पहले क्या आएगा पॉजिटिव, उसका जाइसेस सॉल्ट का, फिर Pt आएगा, और फिर चूंकि उसके अंदर 2 कार्बन थे इसलिए यहाँ आ जाएगा ईटा2 डैश C2H4, है ना। उसको करेक्शन कर लीजिएगा पहले वाले में, हो सकता है मैंने यहाँ पे ईटा2 न बनाया हो। चलिए तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पॉज करिए और इसको नोट करिए। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अगला कभी कभी बच्चों शॉर्ट नोट लिखने को आता है मेटल कार्बोनाइल पे। कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने को आता है बच्चों कि व्हाट इज मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने कभी लिखा, फॉर एग्जांपल पहले आपको एग्जांपल बता दूं, NiCO4 है ना, निकल टेट्रा कार्बोनिल 0। मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी मेटल हो, मेटल से कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो या नाइट्रोसिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं 0। तो अगर आप इसका नाम लिखें तो बच्चों इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। इसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल। तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें जो मेटल है वो केवल और केवल कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल लिगेंड से जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल। यानी हम ये बोल सकते हैं दैट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच यानी जिसके अंदर मेटल इज अटैच्ड विथ ओनली कार्बोनाइल ग्रुप, मेटल इज अटैच्ड विथ ओनली कार्बोनाइल ग्रुप, केवल और केवल कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ता है, इज
ओनली कार्बोनाइल ग्रुप, उसे हम मेटल कार्बोनाइल कहते हैं। इसके अंदर बच्चों इसे हम सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसके अंदर दोनों बॉन्ड बनते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसको हम सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इट इज़ मोस्टली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर कोई पूछे कि भाई ये कौन बनाता है, तो हम ये ले सकते हैं मोस्टली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बच्चों अगर मेटल सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ता है तो उसे हम मेटल कार्बोनाइल ग्रुप बोलेंगे। एक आध एग्जांपल और बताओ भाई। चलिए मैं लिखता हूँ FeCO6 हेक्सा कार्बोनाइल आयरन 0। अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो हेक्सा कार्बोनाइल आयरन 0, हेक्सा कार्बोनाइल आयरन 0। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कार्बोनाइल लिगेंड सिर्फ मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो केवल क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला है बच्चों हमारा व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, नोट कर लिया? पॉज करिए बच्चों और पॉज करके इसको नोट करिए। अगला है हमारा टॉपिक व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तैयार रहिएगा इसको बताने में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सिनर्जिक, SYNERGIC, व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट। नोट कर लीजिए अच्छे से इसको बच्चों कि सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है। देखो बच्चों, वो इफेक्ट देखो, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी कुछ देर पहले कि मेटल कार्बोनाइल में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं, पाई बॉन्ड भी होते हैं। तो ऐसा इफेक्ट जिसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ को मजबूत करता है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, दोनों एक दूसरे की पकड़ को मजबूत करते हैं। इससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत हो जाता है। इस इफेक्ट को हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा बच्चों, वो इफेक्ट है ना, हमारा आंसर ये होगा कि दैट इफेक्ट, सुनिएगा, दैट इफेक्ट इन विच सिग्मा बॉन्ड मजबूत करता है, STRENGTH स्ट्रेंथेंस, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथेंस दी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन strengthens the pi bond formation, strengthens the pi bond formation, sigma bond formation strengthens the pi bond formation and vice versa। उल्टा लिख दो ना, काहे फिर से लिखें, and vice versa। सिग्मा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड को मजबूत करता है, पाई बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड को मजबूत करता है। तो इससे होता क्या है, ड्यू टू दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट के कारण द बॉन्डिंग बिटवीन, जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल ग्रुप, इसको हम कह सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप एंड CMI सेंट्रल मेटल आयन is strengthened, STRENGTHED is strengthened। इसके कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच के जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत हो जाती है इन मेटल कार्बोनाइल। काहे में, इन मेटल कार्बोनाइल is called synergic effect। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मेटल कार्बोनाइल वो होते हैं जिसके अंदर मेटल जो है कार्बोनाइल ग्रुप से सिग्मा बॉन्ड से भी जुड़ता है और पाई बॉन्ड से भी जुड़ता है।
दो बॉन्ड है, एक कमजोर होगा दूसरा उसको ताकत देगा, दूसरा कमजोर होगा पहला उसको ताकत देगा। कुल मिलाकर नतीजा ये निकलता है कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ये मजबूत हो जाती है। एग्जाम्पल लिख लो, NiCO4 क्या नाम होगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अगर मैं इसका नाम पूछूं आपसे तो आप बोलोगे टेट्रा कार्बोनाइल, छोटा n आएगा, निकल और ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में कौन कौन से बॉन्डिंग बन रही है, दोनों बन रही है, सिग्मा भी बन रही है, पाई भी बन रही है। सिग्मा पाई को मजबूती दे रहा है, पाई सिग्मा को मजबूती दे रहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। इस इफेक्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट, है ना। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि ये जो हमारी यूनिट थी जिसको हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ही पिक्यूलियर तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में एक एक टॉपिक को कवर करते हुए, है ना, मैंने आपको पूरी चीज़ों के बारे में बताया। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, और समझने पर मोस्ट ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व फ्रॉम योर बुक, है ना। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस रीजनिंग हो सकते थे, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो, चाहे वो लिगेंड हो, सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू स्टडी। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, टाटा बाय बाय।